तो कल क्या डिस्कस किया था हमने? मैग्नेटिक फोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स कि सपोज मतलब क्या हो रहा है कि देखो इस बार अच्छे से डिस्कस कर रहे थे हमने चार्ज के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट चार्ज। तो चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखा था कि चार्ज कभी भी अपने आजू बाजू के रीजन में क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। A charge always creates an electric field around it. When it does not matter then whether the charge is at rest or it is motion. In both the cases, the charge is at rest, it will create an electric field. The charge is in motion, it will also create an electric field. In both the cases, okay. So that is the fundamental property of charge, that it creates an electric field around itself. But you know what? There is one more property possessed by that charge. That if that charge is in motion, then it creates magnetic field. हाँ भाई यहाँ पे जैसे चाहे ऐसे कैसे हो जाए, ओके अब हाँ, so then it creates magnetic field also along with the electric field, isn't it? हाँ, तो यही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सब कुछ स्टडी कर लिया हमने, तो बाद में रख देते हैं, आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है? तो कल हमने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स करता है क्या भाई? मोशन में ना, if a charge is at rest in magnetic field then it won't experience any kind of force, okay, means magnetic force, okay, it won't experience magnetic force. Important thing is that that charge must be in motion, कि वो जो charge होगा ना, नहीं so let us assume that we have this magnetic field is created by this wire. अब पता है हमें कि अपने राइट हैंड पावर के हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड। तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो और कर्ल फिंगर्स को कर्ल करो तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? देखो फिंगर्स अंदर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होगा? आउटवर्ड जा रहा है। फिंगर जो इस पॉइंट से आउटवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अभी अगर किसी चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं रेस्ट में, so it won't experience that magnetic force. The thing is that if the charge is in motion, अगर ये चार्ज मोशन में, it's a velocity, it must have some velocity, isn't it? It's in motion. So what will happen? It will experience some force, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? अपना उसका पाथ अगर ये होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट विल डिफ्लेक्ट, उसका पाथ चेंज कर देगा वो, एक तो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और अवे फ्रॉम फील्ड जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज कि कौन सा है पॉजिटिव, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये हमने कल देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि फोर्स जो होता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, कैलकुलेशन परफॉर्म करके उन लोगों ने फाइंड किया कि द फोर्स हैज दिस फार्मूला q into v bar cross v bar, isn't it? This is a vector thing, okay, a bar cross v bar जो होता है रिजल्ट है वो वेक्टर होता है, so this is a vector। उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हम लोग देते हैं तो होता है qvb sin theta, where theta is the angle between vector v and vector v, that is velocity vector and v vector। Important thing is that force is perpendicular to v bar and this force is also perpendicular to v bar। Why? Because cross product ना, जब हम लोग लिखते हैं कि r bar equals to a bar cross v bar, then it means that r bar is a vector, resultant vector, yes, but its direction is along it is perpendicular to a bar and v bar too. It means that this r vector is perpendicular to the plane containing a bar and v bar. Suppose this is a bar, v bar, then vector will be perpendicular to this r vector. Is that okay? Resultant vector. So in such a case, from here we are able to see that a bar will be perpendicular to v bar as well as v bar। ये क्यों है यहाँ पे नहीं, डजंट मैटर बिकॉज़ इट्स मैग्नीट्यूड ना, ये तो वेक्टर नहीं है तो ये मैटर भी नहीं करता, इसी के नंबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओके, ये हमने कल डिस्कस किया था सब कुछ। हाँ, अभी देखो एक छोटा सा जंप हम लोग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच में जिसका नाम है कि अभी जो फोर्स है ये कैसे एक्ट करता है, तो
So important thing is that ये हमें अभी इस कोर्स का जो बिहेवियर है एक्चुअली वो स्टडी करना था कि ये कोर्स एक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जो करना था, बट so let's go into cyclotron। पहले cyclotron क्या होता है उसके पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है इस कोर्स का मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है। चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फिर दूसरी साइड जाता है पॉजिटिव, हां मतलब वो कैसा होगा, बट स्टिल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है ये हमें देखना है। वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं ये देखना है, स्पीड चेंज होगी कि नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो रहा है, स्पीड या डायरेक्शन, बराबर। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज वी हैव टू स्टडी। ये हमें स्टडी करना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी तो हम लोग आखिर में देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो इन दिस केस कि वेलोसिटी जो होता है ना फॉर ए चार्ज और ए मूविंग चार्ज प्लेस charge in a magnetic field, okay, or a moving charge in a magnetic field, first result है क्या होता है प्रोडक्ट, ये हमें डिराइव करना है वैसे, बट मैं फिलहाल आपको दे देता हूँ कि ऐसा होता है P does not, अरे ये तो अजीब सा लग रहा है, स्पीड चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूविंग चार्ज की स्पीड पे अफेक्ट नहीं करता। सपोज ये जो चार्ज है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये स्पीड सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट दिस स्पीड ऑफ द चार्ज, मतलब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला ये चार्ज, इवन दैट फोर्स इज देयर, मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, इजंट इट। इसका मतलब एक्सीलरेट करना चाहिए पार्टिकल, बराबर ना। फोर्स इज नथिंग बट इन जनरल मास इनटू एक्सीलरेशन। It means that if this particle is experiencing this force, it must accelerate, isn't it? Yes. But यहाँ पे तो हम लोग लिख रहे हैं कि speed does not change। इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? डायरेक्शन, isn't it? डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। Important चीज is that डायरेक्शन इज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, ये इसी स्पीड से जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बराबर ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सीधा था, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, isn't it? तो जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मोशन, नथिंग। डायरेक्शन ऑफ मोशन changes तो इसमें से एक बात पता चल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग चार्ज की वेलोसिटी को अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता। वो क्या करता है, चेंज तो डायरेक्शन कर देता है उसका चेंज, ठीक है, उसका पाथ चेंज कर देता है। वेलोसिटी रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। फॉर्मूला था या शायद और भी आगे नहीं बहुत ज्यादा है, वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह डिराइव करने आ गए। ये ऐसे थोड़ी लिख के दे रहा हूँ, मतलब ये लिख के दूंगा मैं, बट ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि होता है कि नहीं स्पीड चेंज। मैं फिलहाल सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, विल प्रूव दिस एवरीथिंग, ओके। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इफ v bar is perpendicular to v bar, अगर वेलोसिटी वेक्टर और वेक्टर भी एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर हो गए, इन दैट केस दिस
particle this charge will perform circular motion in that magnetic field. ये क्या करता है, वो सीधा सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. ओके, देन चार्ज the path जो चार्ज होता है ना, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है मैग्नेट. अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, सब देखने वाले हैं. ठीक है, फिलहाल हमें साइक्लोट्रॉन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखना है. उसके बाद we will do this. वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो कल हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो कल बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना. सपोज ये एग्जाम्पल, सपोज अरे इस वन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, इनवर्ड से इनवर्ड करते हैं. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड करते हैं. अब देखो ये कैसे एक्टिव करते हैं. सपोज ये चार्ज, ये चार्ज है, ये ऊपर की तरफ, सपोज इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर ये है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये दिस इज v बार, दिस इज v बार. एक बात बताओ, v बार इज परपेंडिकुलर टू v बार, यस और नो. v बार देखो अंदर की तरफ है, v बार ऊपर की तरफ. सो परपेंडिकुलर एक दूसरे को, इजंट इट. अब परपेंडिकुलर, पहले तो इसका फोर्स का डायरेक्शन देखो. तो वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा यूज करके, वो आखिरी वाला राइट हैंड पावर क्या करते हैं, b मतलब विल प्लेस और four fingers in the direction of this magnetic field and thumb in the direction of velocity. मतलब करंट के डायरेक्शन में, वेलोसिटी है करंट के डायरेक्शन में. सो करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर है ऊपर, सो इस डायरेक्शन में. और जो पाम का डायरेक्शन होता है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इजंट इट. मतलब जो फोर्स है वो इस तरफ जा रहा है. अभी दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि जो चार्ज है वो ऐसा पार्ट टेस्ट करेगा, ऐसा सर्कुलर का ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा यहाँ तक आएगा. यहाँ पे आके क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा, इसका डायरेक्शन का वेलोसिटी फिलहाल ऐसा होगा. हां, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे भी वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ तक आ जाएगा. तो यहाँ पे उसका मोशन ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन इजंट इट सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर ना, ऊपर की तरफ. ये देखो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या इन दोनों का रिजल्ट करके क्या आएगा, ये इसी तरफ जाएगा. ओके, आर यू गेटिंग? सो इंडोर इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन व्हेन v bar is perpendicular to v bar. Is that okay? Yes. समझ में आ रहा है अभय? हाँ सर. इतना ही इम्पोर्टेंट चीज थी. कर वो आप देखते हैं कि तो मुद्दा क्या है. इसके नाम से तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, साइक्लोट्रॉन. मुझे कम हेवी न्यूक्लियर मिसाइल टाइप लगता है ना कि ये दो देशों के साइक्लोट्रॉन छोड़ दो. क्या होता है अभी साइक्लोट्रॉन? पहले तो ये एक मशीन है, बस सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट मशीन है. तो ये करता क्या है साइक्लोट्रॉन, इसका काम क्या है? तो दिस साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल. ये चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है. इसका नीड क्या है, बराबर ना, वी मस्ट नो द नीड. तो पहले तो ये करता क्या है देखते हैं, फिर इसको यूजेस देखते हैं, इसका यूज क्या है. ठीक है, सो इट इज यूज्ड, मेरे साथ ही लिखो, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, चार्ज पार्टिकल. अच्छा पहले तो ये मशीन है, ठीक है, मशीन
इट्स यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत दूर, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड, वेरी वेरी स्पीड, वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड. Okay, it is used to accelerate very high speed, a charged particle at very high speed. अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम लोग इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू गिव वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ए चार्ज पार्टिकल? Can we conclude from this statement that a cyclotron is used to give a very high amount of energy to a charged particle? Yes. कैसे क्या? तो जब लगेगा ना, इसको लगेगा, ये इसको मिल रहा है ना, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दिस चार्ज पार्टिकल, बट कैन वी कंक्लूड दैट? यस, वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज़ व्हाई? पहले तो एक बात बताओ, स्पीड मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर ना? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका स्पीड क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा, इंक्रीज नहीं, वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें दिखता वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेरी मच. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एक बात बताओ, मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज है, ये हाफ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? v इज इंक्रीजिंग वेरी मच, इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना. इट मींस वी कैन से दैट ये साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू गिव वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ए चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अब ये देखना है हमें कि ये एनर्जी की यूज क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, व्हाई वी आर डूइंग मैग्नेटिक फील्ड का तो यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इसमें. मैग्नेटिक फील्ड बनाना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है ना, ये ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं, बट व्हाई वी यूज दिस, तो इसका यूजेस देखो. पहले यूजेस के पहले ये लिख दो, ये स्टेटमेंट आल्सो दैट इज it is used to give a very charged particle, very high amount of energy to a charged particle. Then yes. Okay, देखते यूजेस क्या है. ये क्या करता है पता चला? साइक्लोट्रॉन एक सिंपल सा मशीन है जो क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करता है, तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इट मींस उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है. ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन सिंपली यूजेस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. दोनों देखेंगे हम उसका कंसेप्ट, पहले उसका यूजेस देखेंगे. तो फर्स्ट उसका यूज जो है, हाँ, स्टडी अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करना. तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए इतना जरूरत पड़ता है, इतना स्पीड का, इतना मोशन का. तो यस, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे प्लेस करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इनसाइड द एटम ना, न्यूक्लियर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बराबर. और न्यूक्लियस के अंदर घुसना आसान काम नहीं है, you know, because there are lots of forces na to break the nucleus and to go inside the nucleus is not that easy task. बहुत एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस को, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर घुसना. ठीक है, टू इंसर्ट एनी पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज़ इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए. हम नहीं जाते अंदर किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को भेजने के लिए.
क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना वो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, isn't it? And to break that ball the nucleus it is very difficult. तो वो ब्रेक करने के लिए अगर कोई पार्टिकल होगा ना जो उसको ब्रेक करेगा तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे विन हो ना, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल लो कि सपोज एक बॉल लिया और बॉल लेके इस बॉल को मार दिया, टूटेगा नहीं ये, बट एज्यूम करो कि ये बॉल जो है ना लाइट की स्पीड से जाता है तो वो आने वाली सारी दीवारें टूट देगा, बराबर ना, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीजेस द एनर्जी, द इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो जितना ज्यादा वो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, स्पीड होगा, उतना इजीली वो न्यूक्लियस के अंदर घुस पाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद तो बॉक्स में भी यूज होता है। हाँ ये बॉक्स वगैरह इसमें ये यूज होता है, चार्ज पार्टिकल ना अपना बॉक्स वगैरह पार्टिकल न्यूक्लियर इनसाइड में होगा, ये यूज होता है। अच्छा, सेकंड होता है टू place an iron inside a rigid body। अगर कोई भी rigid body है लाइक मेटल हो गया है फिर कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया रिजिड ऑब्जेक्ट, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो किसी बॉडी का ना प्रॉपर्टीज चेंज करने की जरूरत होती है। जैसे मेटल हो गया है फिर कंडक्टर हो गया फिर कोई जैसे कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट हो गया, रिजिड ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत सी बार ऐसा होता है कि उस रिजिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और प्रॉपर्टीज चेंज करना मतलब क्या है कि यू नीड टू इंसर्ट सम थिंग्स इनसाइड इट, इजंट इट, सो दैट इट प्रॉपर्टी चेंजेस। तो एक वे होता है कि जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि आयन किसी रिजिड बॉडी के अंदर घुसा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं इन सच अ वे दैट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिजिड बॉडी चेंजेस, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है उसका, थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए भी ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि आयन को इस रिजिड बॉडी के अंदर घुसाना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगेन। ओके, दैट इज व्हाई वी नीड अ साइक्लोट्रॉन, मतलब उस पार्टिकल का उतना स्पीड चाहिए जो स्पीड उसे कौन दे सकता है, साइक्लोट्रॉन ही दे सकता है। इज दैट ओके? और थर्ड वाला जो यूज है इसका टू स्टार्ट अ रेडियोएक्टिव लीकेज, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव, ये कभी सुना है रेडियो एक्टिव लीकेज? लीकेज मतलब डिस्ट्रक्शन, डिसइंटीग्रेशन, टू स्टार्ट द रेडियो एक्टिव लीकेज। हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर मॉडर्न स्टडी दिस टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो ये तीन यूजेस है इसके, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन दिखता कैसे है और बनता कैसे है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। चलो करो इसे ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, साइक्लोट्रॉन पहले बन कैसे सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, पहले वो चेक करते हैं। एक बात बताओ कि वी नो दैट अ चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस सर, अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस इज फोर्स ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बराबर ना। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस चार्ज को बिठा दे तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज इन मोशन और नॉट, वो हमेशा क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतनी। सो इफ वी प्लेस द चार्ज, सपोज वी हैव दिस पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेट हो रहा है, ठीक है, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड इनसाइड। सपोज यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, q into e से d, बराबर। इससे मैग्नीट्यूड का ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। इसका मतलब है अभी फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस टेल्स अस दैट द पार्टिकल द चार्ज इज गोइंग टू एक्सीलरेट, मतलब क्या होने वाला है कि इस डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ने वाला है, एक्सीलरेट होगा ना, उसका स्पीड बढ़ेगा। सो हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा था, ये मोशन में आया हो रहा है क्या, एक्सीलरेट चार्ज, बराबर ना। बट हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, सिर्फ एक्सीलरेट करके रखना है, वी हैव टू एक्सीलरेट इट एट वेरी वेरी हाई स्पीड, मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे लेना है, बराबर। बट एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है ना, यहाँ पे रख दिया, यहाँ तक आने तक उसका स्पीड कितना ही बढ़ेगा,
बराबर ना, 10 मीटर पर सेकंड से होगा। ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि डिस्टेंस कम है, बहुत कम है ना, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस मतलब स्पीड बढ़ाना है तो उसका डिस्टेंस भी चाहिए ना उतना ट्रैवल करने के लिए। अगर उसका डिस्टेंस ही नहीं होगा तो उतना स्पीड बन सकता है क्या उसका? नहीं बन सकता। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रख देते हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो बी पे रखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको 0 पे रखते हैं। पर हमें इस प्लेट को कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल रखते हैं। बट एक बात बताओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे वो चार्ज रख दिया, अभी इसको इनफ डिस्टेंस मिला है, इनफ टाइम मिला है अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ेगा उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया ना। सेम था, पोटेंशियल सेम है दोनों प्लेट्स का, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक हो गया। क्यों? हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, E इक्वल्स टू बी अपॉन वी, बराबर E इक्वल्स टू बी। अरे V इक्वल्स टू नहीं क्या हुआ सर, E डॉट डेल आर, ऐसा फॉर्मूला स्टडी किया था वो, बराबर नहीं, फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया था, अगर लेक्चर किया होगा आपने, बराबर। हाँ, मैंने तो नहीं किया था, मुझे पता है इसलिए हाँ वो नहीं जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल। तो अब इस फॉर्मूला से देखो ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, v इज द पोटेंशियल एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना, एज कम्पेयर टू दैट डिस्टेंस इज इंक्रीज। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उसका पावर कम होगा, तो उतना चार्ज उतना एक्सीलरेट कर पाएगा क्या, बराबर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगा चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, then this charge will experience a weak force and hence it won't accelerate that much ना, उतना स्पीडली वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे। पहले ऐसे प्लेट किया जिसका डिस्टेंस कम था, उनको पता चला अरे डिस्टेंस कम है तो चार्ज को वेलोसिटी में आने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। फिर उनको पता चला अरे अगर डिस्टेंस बढ़ गया है ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा मतलब क्या होगा कि चार्ज एक्सीलरेट तो नहीं करेगा ना उतना, तो डिस्टेंस होके भी कोई फायदा नहीं यहाँ पे, इजंट इट। फिर उन लोगों को पता चला, फिर उन्होंने भी सोचा कि सपोज सपोज ऐसा करें कि डिस्टेंस उतना ही रखे हम लोग, बट ये जो चार्ज है ना इसका जो पाथ है वो चेंज कर दो। ये सपोज पाथ ऐसे अलग जाएगा कंटिन्यूअसली विद स्पेस इन स्पीड, अभी तो डिस्टेंस भी बहुत मिल गया उसे, बराबर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, इसको इनफ डिस्टेंस मिल रहा है, इनके यहाँ तक 10 मीटर या फिर 20 या फिर 30 40 50, और इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड, isn't it? उसको इनफ जगह पे मिल गया। तो उन लोगों ने ऐसा ही कुछ सोचा, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट कि मूव कैसे करेगा, टर्न कैसे लेगा, बराबर ना। सभी सर्कुलर मोशन में क्या हाँ वही तो, फिर वही उनके दिमाग में आया। फिर उन लोगों ने सोचा कि अरे हाँ, चार्ज जो होता है जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है, बराबर, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। और फिर उन लोगों को याद आया कि अरे हाँ, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है चार्ज को, उसके वेलोसिटी को तो कुछ नहीं करता, वो अल्टर नहीं करता, डायरेक्शन चेंज करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को तो चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इन दैट केस इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस, घूमते 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 वो बहुत ज्यादा फास्ट भी घूम सकता है, बराबर ना। कुछ लिमिटेशन ही नहीं है अभी इसको, सेम पाथ ट्रैवल करेगा, बहुत बार ट्रैवल करेगा, जितनी बार उसे ट्रैवल करना होगा और जितना एनर्जी उसे क्रिएट करना होगा वो कर सकता है। दैट इज द मोस्ट इजी वे। तो फाइनली उन लोगों ने सब रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके ये साइक्लोट्रॉन बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो समझ में आया है, मतलब मैंने ये बताया कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, यू मस्ट नो ना एक्चुअली बन कैसे सकता है, कितने टाइप से बन सकता है। ऐसे बन सकता था बट प्रॉब्लम था यहाँ पे, तो उन लोगों ने फाइनली एक साइक्लोट्रॉन बना दिया। तो इसका कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन दिखता है ऐसा है, एक सिस्टम बना है।
D is की तरह. There are two semicircular hollow. ठीक है. Yes. साइक्लोट्रॉन ये है इसके बेसिक मैंने कवर कर दिया. ठीक है, ताकि दूर ना लग जाए. वैसे ये साइक्लोट्रॉन होता है. साइक्लोट्रॉन का भी ये होता है कि these are nothing but hollow cylinders. These are two empty मतलब hollow और cylindrical सॉरी सेमी सर्कुलर सिलेंडर है. ठीक है, तो इसका ये होता क्या है पहले लिख लो. ये इसका नाम है फ्रैक्शन hollow टाइप. ये होगा hollow सेमी सर्कुलर दिख रहा है क्या वो. Yes. कंटेनर. अच्छा ये कंटेनर है. ओके, ये मतलब ऐसे प्लेन नहीं है. ओके, प्लेट नहीं है, कंटेनर है. मतलब इसका वेट भी है. बेसिकली सामने से दिख रहा है आपको, बट ऐसे वो पकड़ सकते हो. वेट भी है उसका. फॉर एग्जांपल यही बुक ले लो ना. अगर ये जो बुक होगा सर वैसा है क्या पूरा गोल बस बीच में होता है. हाँ मतलब चलो डोनट. डोनट नहीं, डोनट नहीं, डोनट पिज्जा का बॉक्स होता है. हाँ. पिज्जा बॉक्स होता है बराबर. अंदर जगह है, हॉलो है ना वो. इट्स अ क्यूबिकल इन शेप बट इट्स हॉलो इनसाइड. अभी उस पिज्जा की शेप को, पिज्जा के बॉक्स को ऐसे डी शेप में कट कर दो, बट वो कंटेनर बन जाएगा ना. जैसे इट विल हैव सम विड, मतलब उसके अंदर खाली जगह है, फ्री स्पेस है. और वही है एक्चुअली. ठीक है, मतलब अगर देखा जाए वैसे तो ट्राई टू मेक इट ऐसे. समझ में आया ऐसे है वो. उसका विड भी मतलब कि कंटेनर टाइप है. ठीक है, दोनों अलग अलग है सेम बॉडी. हाँ दोनों अलग ही होना है. ऐसे मतलब इसको एक और ऐसे कंटेनर ये बनाना और मुश्किल हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं इन शॉर्ट. जैसे वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन नहीं है. हाँ, पहले देख लो सब कुछ. पहले तो होलो सेमी सर्कुलर कंटेनर, और इसको बोलते, इसका नाम है डी. इनका नाम डी है. पहले देख लो उसको समझ लो अच्छे से और फिर निकल. तो सेमी सर्कुलर कंटेनर से, और इनका नाम क्या है, डी बोलते हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं डी. और इम्पोर्टेंट चीज है ना कि ये मेटालिक होते हैं. So these are hollow metallic semicircular containers. These are okay. मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर जगह है. ठीक है, ये hollow ऐसे बिल्ट है उनका कि उसके अंदर कोई भी चीज रख सकते हैं. तभी तो पार्टिकल जाएगा ना उसके अंदर. अगर ये प्लेन होगा तो पार्टिकल नीचे जाएगा इसके अंदर. बराबर, समझ रहा है. हाँ, और इन दोनों कंटेनर के बीच में ना एक सोर्स रख दिया है. सोर्स ऑफ पार्टिकल की जो एक सोर्स एक पार्टिकल दे सकता है, चार्ज पार्टिकल दे सकता है, जैसे फिलामेंट की तरह कुछ तो जैसा. ठीक है, इसका नाम एस मान लेते हैं हम लोग. तो व्हाट इज एस? फर्स्ट एस इज ये एक सोर्स होगा जो अपने को क्या करेगा, प्रोवाइड एक चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करेगा. ओके, जो एक्सीलरेट करेगा ऑब्वियसली साइक्लोट्रॉन के अंदर. इज दैट ओके? अब देखो क्या होता है. Now, important thing is that in order to accelerate a particle inside the cyclotron, यहाँ पे ध्यान दो, what we need. इन लोगों ने क्या देखा कि हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक उस चार्ज को वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. और दूसरा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कि जो चार्ज में से बाहर नहीं जाने देगा, वो सर्कुलर फॉर्म मेंटेन कर देगा उसे. बराबर, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका एक्सीलरेट करेगा ऑब्वियसली. मैग्नेटिक फील्ड वोंट डिस्टर्ब द स्पीड, बट व्हाट विल इट डिस्टर्ब द पाथ. वो डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, उस स्पीड को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा. इज दैट ओके? सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड हियर टू चेंज द पाथ टू गेट द चार्ज इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर पाथ. इज दैट ओके? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन. इज दैट ओके? सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं इस कंटेनर को. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ना इन दोनों कंटेनर्स को ना एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया. अभी ये क्या है, एसी सोर्स है. ठीक है, इसका नाम
तो इलेक्ट्रिक ई से नाम देते हैं। यहाँ पे पहला इनिशियली पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा, तो हम लोग और नाम देते हैं। ये क्या होता है, ये वेरी हाई वोल्टेज है, ठीक है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज एरिया, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, जिससे बहुत ज्यादा एक्सेलरेट वो चार्ज करेगा, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जितना एक्सेलरेट करेगा उतना वेलोसिटी मिलेगा, और वही चाहिए हमें, बराबर ना। चार्ज पार्टिकल को सबसे ज्यादा वेलोसिटी। अब ये कितना होता है, वेरी हाई मतलब क्या, दिस इज अराउंड 10,000, बहुत है, दिस इज अराउंड 10,000 volts and very high frequency, very high। अच्छा ये अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा गया है हमने बताया आपको, बोले इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना। एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी कितना होता है देखो, फ्रीक्वेंसी होता है 1 लाख हर्ट्ज टू 100 लाख हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, मतलब ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया, इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स प्रोवाइड किया है, नॉट डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्यों, ये मैं बताता हूँ। बिकॉज दैट दिस व्हाटएवर द सोर्स इज देयर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो होगा वोल्टेज वो बहुत ज्यादा हाई होगा, कितना, अराउंड 10,000 वोल्ट, इतना हाई होगा उसका वोल्टेज। और वो जो होगा वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 लाख हर्ट्ज टू 100 लाख हर्ट्ज। अब ये क्या होता है, पहले तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है, एसी पोलराइज करता है, वो फास्ट पोलराइज करता है, मतलब क्या कि अब पॉजिटिव नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है। मतलब वो कीप्स ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को हमेशा बदलता है कंटिन्यूअसली, ना वेरी स्पीड। अब ये स्पीड कितना, मतलब एक सेकंड में कितने बार पोलैरिटी चेंज करेगा, एक सेकंड में एक बार ही करेगा क्या, ये एक सेकंड में 10 बार करेगा, ये डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी पे, it depends on this frequency। Now the frequency is very high, it means the frequency is in between 1 lakh hertz to 100 lakh hertz। इसका मतलब क्या कि ये सपोज इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि 5 लाख हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या कि ये जो पोलैरिटी चेंज करेगा कितनी बार, एक सेकंड में ये 5 लाख टाइम पोलैरिटी चेंज करेगा, मतलब 5 लाख टाइम से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चेंज करेगा। समझ में आ रहा है, इज दैट ओके। सो दिस इज अल्टरनेटिव करंट सोर्स which is at very high voltage around 10,000। इसका काम क्या है, वेरी हाई वोल्टेज का मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका काम क्या है कि बहुत ज्यादा फास्ट इसे पोलराइज करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी पोलराइज क्यों हो रहा है ये हमें देखना है, ठीक है, विल सी ये पोलराइज की जरूरत है क्या, इसको डायरेक्ट करने की नहीं, देखते हैं। फिलहाल अब तक समझ में आया, अब है इधर ओके, ये डिस्कस कर रहा है कि नहीं। अच्छा इसको क्या है, इसको ना ऑसिलेटर लिखे, ठीक है, डबल ए लेके इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर, और ये होगा सोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज पार्टिकल मतलब ये सोर्स एक्चुअली हमें चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड करेगा।
तो एक काम तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई जो कि पार्टिकल को क्या क्या देने वाला है, फोर्स देने का, बराबर ना, फोर्स देगा, बहुत एक्सीलरेशन करने के लिए फोर्स देगा। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है क्या करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने, ऑब्वियसली ना, क्योंकि अगर फोर्स दिया उसने तो वो सीधा ही जाएगा, बराबर ना, हमें क्या करना है, उसको टर्न करना है, उसका पाथ चेंज करना है, और पाथ चेंज करने के लिए किसकी जरूरत है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज, इजंट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, एक काम करेंगे, जो साइक्लोट्रॉन है इसके नीचे, सपोज साइक्लोट्रॉन है, इसके नीचे नेगेटिव सॉरी नॉर्थ पोल रख देते हैं किसी मैग्नेट का, और ऊपर साउथ पोल रख देते हैं मैग्नेट का, ठीक है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो मूव होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की ओर जाते हैं इधर के। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइक्लोट्रॉन के नीचे एक नॉर्थ पोल रख देंगे वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का, और ऊपर क्या कर देंगे, साउथ पोल रख देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, अभी नीचे से ऊपर, बराबर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि नीचे से ऊपर है। इसका मतलब अभी यहाँ पे हम लोग को कैसे दिखाई देगा, टुवर्ड्स अस ना, कि नीचे मतलब उसके पीछे नॉर्थ पोल है, और हमारे पास साउथ पोल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट मींस ये बाहर की ओर है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसा होगा, बराबर ना, बाहर की ओर, दिस इज अवे, आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड ना, तो आउटवर्ड। अब ये बड़ा खिचड़ी बनाने से अच्छा है सिंपल सा डॉट डॉट ले लेगा, ठीक है, डॉट डॉट हो गया दिस, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इजंट इट। डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड ना, दैट इज टुवर्ड्स अस, ये सब नो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टुवर्ड्स, तो बार ओके। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज होगा कंटिन्यूअसली, इजंट इट। कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, कंटिन्यूअसली चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखते हैं कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है, क्या होगा, पहले इसका वर्किंग देखते हैं, ये लिखिए आप लोग, इसका भी वर्किंग देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट क्या होगा, अब देखो कैसे शुरुआत होगी इस काम की। ये जो सोर्स है, ये एक सोर्स हमें एक चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सोर्स है हमें क्या देगा, एक चार्ज पार्टिकल देगा, ठीक है। मान लेते हैं इस सोर्स ने, इस नाम के सोर्स ने हमें एक चार्ज पार्टिकल दिया प्लस क्यू, चलेगा, यहाँ पे लिख सकता हमें। तो सोर्स सोर्स एस प्रोवाइड्स a charge particle, with charge, मान लीजिए उसमें चार्ज प्लस क्यू होगा, कुछ तो होगा ना, चार्ज कुछ तो होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है एक चार्ज पार्टिकल हमें प्रोवाइड करेगा जिसपे चार्ज कितना है बोलो, प्लस क्यू इतना चार्ज है, ओके। नाउ वी हैव अ चार्ज व्हिच इज हैविंग अ प्लस क्यू चार्ज, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डी टू राइट डी, सब लोग, और हमें पता है कि जो ऐसा इलेक्ट्रिक राइट पॉजिटिव से बाहर आता है, नेगेटिव की ओर जाता है, बराबर ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब नो, अरे ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फॉर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव ना, हाँ, बराबर। तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कैसे मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट, कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फर्स्ट से सेकंड की ओर है ना, तो ये चार्ज पहले कहाँ पे एंटर करेगा, सेकंड में, अरे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चार्ज क्या करेगा, पहले यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, चार्ज enters
ठीक है, चार्ज इंटर D2 and its speed, होगी क्या, स्पीड इंक्रीज होगी क्या, ऑब्वियसली होगी ना, क्योंकि चार्ज आके प्लेस पे था, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब एक्सीलरेट हुआ है वो, इसका मतलब उसका स्पीड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, एक्सीलरेशन मतलब क्या, इंक्रीजिंग स्पीड, यस और नो, तो इसने स्पीड इंक्रीज किया है यहाँ से अंदर जाने के लिए। अब एक बात बताओ, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंटेनर, नो, व्हाई नॉट, बिकॉज़ इट्स अ मेटेलिक कंडक्टर, ना मेटल मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, हमने देखा है ना, व्हाटएवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या कि जैसे ये अंदर घुसेगा, जैसे ये कंटेनर के अंदर जाएगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दैट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज राइट नाउ, ये चार्ज पे इसके अंदर कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, इसका मतलब अंदर इसका स्पीड बढ़ेगा क्या, कैसे बढ़ेगा, अगर फोर्स ही नहीं तो स्पीड होगा क्या, बढ़ेगा क्या, नहीं ना, जिसका स्पीड जो होगा सिर्फ यहाँ से अंदर की ओर जाने की तक ही बढ़ेगा, जैसे उसने अंदर एंट्री किया, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज राइट नाउ एंड हेंस देयर इज नो एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज, मतलब अंदर उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, अंदर उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट स्टिल टू मूव फ्रॉम, अगर ये डी का एंट्री है और यहाँ से यहाँ तक जाने का उसका स्पीड क्या हो गया है, सफिशिएंटली इंक्रीज हो गया है, ठीक है, अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, उसका स्पीड सेम रहेगा, स्पीड वही रहेगा क्योंकि फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ, बट स्टिल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये तो देखो यहाँ पे है ना, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक करंट के अंदर जा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है बट मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड फील्ड पे कोई इंपैक्ट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज करेगा क्या, नहीं करता, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंजेस द स्पीड बट इट चेंजेस डायरेक्शन, अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो है ये इस चार्ज को सर्कुलर मोशन में लेके आएगा, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को ऐसे सर्कल में लेके आएगा, मतलब इस चार्ज का पाथ जो है वो सीधे जाने वाला था, वो क्या करेगा, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कर देगा, बराबर, अब यहाँ से चार्ज क्या हो गया, स्पीड था उसके पास, स्पीड ऑब्वियसली अंदर पूरा स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, सेम था जितना उसको मिल गया था, तो वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, आ गया बात, ठीक है, उसके बाद मतलब थर्ड पॉइंट क्या होगा, इनसाइड D2 speed remains, बोलो, same or constant since no electric field, yes or no, Yes, sir. and charge move in the path in D2 and बराबर, यहाँ पे D2 के अंदर क्या एक्चुअली क्या फीचर हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में था, दोनों डीज के बीच में था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उस डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया, D2 के अंदर एंट्री कर लिया उसने, D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था, तो स्पीड तो वही रहेगा क्योंकि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड था जो कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा चार्ज वो, बट इट वोंट अल्टर द स्पीड, तो वो चेंज क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली अंदर स्पीड तो सेम रहा, अगर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड उसने गेन किया है तो अंदर पूरा हर जगह क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उसने क्या कर लिया, सर्कुलर पाथ कर लिया, चलो ये यहाँ तक आया, तब तक क्या हो गया, तब तक ये मास्टर ने अपना काम कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी मतलब अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब डायरेक्शन कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, D2 टू D1, मतलब इस तरह राइट टू लेफ्ट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज भी क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, जैसे ये यहाँ तक आएगा और इसके बाहर मतलब ये दोनों के बीच का स्पेस है वहां पे आएगा, ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और ये किसकी ओर जाएगा, D1 की ओर जाएगा, तब तक ये क्या कर लेगा और स्पीड गेन कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सपीरियंस
कोच एक्सपीरियंस करेगा उसे। मतलब जो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था वो अब क्या हो गया और बढ़ेगा। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो स्पीड D1 तक आने तक क्या हो गया, स्पीड उसका वापस बढ़ गया। अब वापस जैसे D1 के अंदर उसने एंट्री किया, इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड क्योंकि मेटेलिक है, कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसका मतलब अंदर हर जगह इस चार्ज का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, उसने ज्यादा नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी टाइग्रिक फील्ड है, तो ये जो चार्ज सीधा जाने वाला था ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, ये सर्कुलर फॉर्म में आ तो जाएगा, बट क्या ऐसे होगा कि ये यहाँ से आया और यहाँ पे चला जाएगा? ऐसे हुआ क्या? बाहर भी जाते नहीं, स्पीड बढ़ गई। हाँ स्पीड बढ़ गया ना, स्पीड जब बढ़ता है तो हम लोग जब टर्न लेते हैं तो उसका सर्कमफरेंस भी बढ़ता है ना, बराबर। अगर 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड है तो छोटे से सर्कमफरेंस से हम लोग कर नहीं सकते, बट 20 का अगर स्पीड होगा तो बड़ा सर्कल लगेगा हमें, इधर भी यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है, यहाँ पे सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था इसलिए छोटा सर्कल ट्रेस किया हमने, यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है तो ये सर्कल भी क्या करेगा, बड़ा ट्रेस करेगा। इधर रुकिए, सर्कुलर पाथ भी इसका क्या हो गया अभी, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया है। तो अंदर हर पॉइंट पे स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम सेम है, बराबर 10 मीटर पर सेकंड, बस उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया ड्यू टू द, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इधर हो गया, चलो यहाँ तक आ गया वो, जैसे वो यहाँ पे आया वापस से वहां से काम कर दिया अपना, इन लोगों ने क्या कर दिया, इक्वालिटी चेंज कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया, वापस वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चला गया। जब बीच में था वो दोनों के बीच में, उसने वापस फोर्स एक्सपीरियंस किया चार्ज ने, मतलब वो एक्सेलरेट हुआ, मतलब उसका स्पीड बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पे 15 हो गया, isn't it? तो यहाँ पे अभी इसका अंदर, जब यहाँ पे वो आया है तो अंदर उसका स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, मतलब और बढ़ गया है। तो जो पाथ को ट्रेस करेगा वो और ज्यादा बड़ा होगा, अंदर हर पॉइंट पे स्पीड सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहाँ सेम ये वही कंसेप्ट अब यहाँ पे। तो ऐसे करते करते वो क्या करेगा, सर हाँ बोलो। जब कंटेनर के वॉल तक बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो फिर वॉल को नहीं कुछ नहीं होगा, बॉल उसको बनाए इस तरीके से कि वो स्पीड का या फिर एनर्जी का, तो कंटेनर के वॉल के पेरिफेरी पे यूज करेगा। नहीं वही तो देखना है फिर क्या करे, वो बाहर ही जाता है, ठीक है हम कैसे। तो फाइनली ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर मोशन क्रिएट कवर करता है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है ना कि ये जो मैंने डिस्टेंस दिखा है दो सर्कल के, वो एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटा होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब ये मतलब यू कैन कंसीडर इट एज सर्कल, इसको स्पाइरल कंसीडर मत करो, यू कैन कंसीडर इट सर्कल, ठीक है, इतना ज्यादा कम डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होगा ड्यू टू पोलराइजेशन, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म जाता रहेगा। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे जो एंड आ गया भाई, अब क्या करेगा चार्ज, तो इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर दिया होता है, ठीक है। एक पहले तो एक रास्ता दिया है चार्ज को बाहर जाने का, जैसे उसका काम खत्म, पूरा ट्रेस कर लिया उसने साइक्लोट्रॉन, उसको बाहर जाने के लिए एग्जिट दिया होता है, ठीक है। अभी एग्जिट करेगा कैसे बट, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सपीरियंस करेगा ही वो, तो वो अंदर जाएगा ना, बट यहाँ पे इधर एक डिफ्लेक्टर दिया होता है, ठीक है, there is a deflector here, कि जो चार्ज, कि जो चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जो पावर होता है उसको कम करेगा वो, और चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे चार्ज आता है तो वो डिफ्लेक्टर के बहुत पास आ जाता है, जो चार्ज का पाथ तोड़ देता है और किसी चार्ज को बाहर भेज, समझ में आ रहा है? ऐसा एक्चुअली होता है साइक्लोट्रॉन। तो जब तक ये जितने नंबर ऑफ सर्कल वो परफॉर्म करेगा उतना 5 10 15 20 25 ऐसा करके ऑलमोस्ट 1 लाख टू 2 लाख स्पीड तक वो पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो गिन सकते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ सर्कल है, बराबर ना। एक्चुअली इतने रहते हैं, ये जो नंबर ऑफ सर्कल है अराउंड 10 लाख रहते हैं। तो आप लोग सोचो कि अगर एक स्पीड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर गेन कर रहा होगा तो 10 लाख में कितना गेन करेगा, isn't it? It's a lot of speed, it's a lot of acceleration, isn't it? समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली होता है साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, चलो इसके बाद यहाँ तक पहुंचो।
सर यहाँ पे लिखिए। अब देखो क्या होता है इसके बाद, क्या ये थर्ड क्वालिटी का क्या हो रहा है। हाँ, there is the force in which the polarities of these, and hence the charge move towards the earth. Path between them it it get side D1 binary state moves moves circular, move in circular path. Circular path. It moves in circular path. अब ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू होता है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा बार, मतलब बहुत ज्यादा 10 लाख 1 मिलियन टाइम ऑलमोस्ट एटलीस्ट, ठीक है, इतनी बार वो कंटिन्यू होता है तब तक जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है इधर उधर। तो ये होता है वर्किंग ऑफ। हाँ वो करना नहीं, अभी बचा है इसका लिमिटेशन भी है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है इसके, ये क्वालिटी भी है, तो देखना है इसमें क्या लिमिटेशन। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सो ये एक्चुअली इसके बाद मीन्स कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन सेम वे एंड एज ऐसे ही लिखो पॉइंट लिखो और एक्स्ट्रा कि दिस प्रोसेस एक हाई अमाउंट ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये डिटेक्टर के से बाहर निकालना है, ठीक है।
अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, ये प्रॉब्लम होता है इसमें हर चीज परफेक्ट नहीं है, देयर आर सम लिमिटेशंस इन दिस साइक्लोटैक्स। तो फाइनली ये जो पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट टेस्ट करता है, तो स्पाइरल पार्ट टेस्ट करता है, ठीक है। ये बहुत ही टाइम हम लोग इसको सर्कल ही मानते हैं, सर्कुलर पार्ट ही मानते हैं। अब इसका लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन का इसका लिमिटेशन से पहले थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस तरह, क्या कि आप लोगों को सिंपल सा पैरामीटर दिया जाएगा, टाइम पीरियड और काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये फाइनली मतलब जब ये बाहर निकलता है तो स्पीड कितना होगा, पता होना चाहिए ना हमें। वो तो बोल रहे कि हाँ ये बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर देता है चार्ज जब वो बाहर निकलता है, आखिरी जब पेरिफेरी तक पहुंचता है, तो कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, तो वो देखिए, ठीक है। सो टॉपिक द फाइनल स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी कि फाइनली जो स्पीड है वो कितना है और काइनेटिक एनर्जी वो कितना है, ठीक है। सो एक इम्पोर्टेंट ये देख लो, तो मान लेते हैं लेट आर बी रेडियस ऑफ बोथ बी, रेडियस ऑफ ये जो डी है ना उसका रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर। तो देयरफॉर क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं, याद है अगर हम लोगों ने इस डी के रेडियस को अगर आर मान लिया तो क्या हम लोग इससे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो पार्टिकल होगा इसका जो लास्ट पाथ जो ट्रेस करेगा आखिरी वाला उसका भी रेडियस इक्वली होगा ना, क्योंकि आखिरी वाला जो वो पाथ ट्रेस करेगा तो वो एकदम नजदीक से जाएगा, पेरिफेरी से जाएगा, समझा नहीं। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी इक्वल टू रेडियस ऑफ डी होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं फॉर द रेडियस of circular path traced by charge और last time आखिरी हो last time, थोड़ा इन्फॉर्मल है बात। और लास्ट टाइम हम लोग मान सकते हैं इक्वल टू आर, बराबर एग्जैक्ट आर तो नहीं होगा वो ऑब्वियसली, बट स्टिल इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, बहुत नेगेटिव इसको बताओ ये इक्वल। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके, वी हैव ये फॉर्मूला में प्रूव करना है, वी हैव कैपिटल आर इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू बी। तो ये क्या होता है, we have this formula, हमें ये प्रूव करना है। पहले ये फॉर्मूला क्या है, so this is the radius of the circular path traced by a charge in magnetic field B with velocity v। हमें पता है ना कि अगर कोई एक्चुअली हमें परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, so we know that if velocity of a charge is perpendicular to magnetic field, तो ये क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। इसको हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर किसी चार्ज का वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, परपेंडिकुलर एंगल पे होगा मैग्नेटिक फील्ड पे, तो ये जो चार्ज है इसे सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, इधर हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि जो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा उसका रेडियस होगा वो इतना होता है, ठीक है। m इज मास ऑफ द चार्ज, v इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब उसका, q इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड b इज सिंपल मैग्नेटिक, इज इट, समझ में आ रहा है। तो ये वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम यहाँ से हम लोग क्या, हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, and we find the
velocity from this position implies velocity is simply u v r upon we have this formula for velocity। ये मतलब क्या आएगा, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी होगा, ये मतलब जो बाहर निकलता है तो इतना वेलोसिटी गेन करता है। तो वो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है, स्टार्ट नहीं, ये एंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी vf के दो इसमें, ये जब ये बाहर निकलेगा मतलब पूरा एक्सेलरेट करके तो उतना इसका वेलोसिटी होगा। ओके, स्टार्ट में कितना रहेगा? स्टार्ट में तो इनिशियली 0 है ना, रेस्ट पे था, सोर्स ने जब चार्ज पार्टिकल किया तो वो स्टेबल था ना, रेस्ट पे था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना शुरू किया। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि इनिशियली हम लोगों ने वैसे 5 मीटर पर सेकंड माना है, इतना कम नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना वोल्टेज था उसका? 10,000 वोल्ट। इसका इतना ज्यादा ये था ना, और मान लीजिए ये आपकी बी की वैल्यू बराबर, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, 2 सेंटीमीटर होगा, दोनों बीच के बीच का डिस्टेंस, मतलब बी को हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, मतलब कितना मीटर? तो यहाँ सी की फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू बी बाई बी, मतलब आप लोग देखो इसको अगर 0.02 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये बहुत ज्यादा, मतलब 2 into 10 to minus 2 है ना ये, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 2, मतलब 10 to plus 2 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड कर देगा मतलब 10,000 का आप क्या होगा 5,000 ना, बट 5,000 into 10 to 2 मतलब 5 के 5,000 into 10 to 2 मतलब और 0 बढ़ा देना, तो ये 5 लाख हो गया, मतलब ये इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना होता है 5 लाख मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी वो पहले ही इसमें गेन कर लेता है। तो आप लोग सोचो कि जब बाहर वो निकलेगा तो कितना वेलोसिटी गेन करेगा, समझ रहे हो? तो ऐसे भी एग्जांपल देते हो, ठीक है, ऐसे भी एग्जांपल आएगा, बस समझ के आप हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाँ, इसके बाद फ्रॉम दिस कैन वी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, बोलो, जब ये बाहर निकलेगा तो फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एनर्जी v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, q स्क्वायर v स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा, mn कैंसिल होगा, फाइनली क्या मिला हमें q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, so we have these two formulas for final velocity and kinetic। ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है, आप लोग याद से निकाल सकते हैं, बस वेलोसिटी को याद करो। ये वाला हो गया, ये वाला हाँ लिखते ना, रिपीटिशन देख के खत्म कर देना, हाँ बस खत्म हो गया एंड। एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है हमें थोड़ा सा, इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करना है। लिखिए, ऑलराइट, टॉक अबाउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि ये एक पूरा सर्कल, मैंने जैसे बोला है आपको कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो वी कैन कंसीडर दैट एज अ सर्कल। इसको स्पाइरल ना कंसीडर ना करके हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट सर्कल कंसीडर कर सकते हैं। तो एक पूरा सर्कल ट्रेस करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, एग्जैक्टली। तो लेट अस फाइंड फर्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो मतलब क्या कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, of that charge to complete one circle path, okay। तो लोग की कैपिटल ई मान लेते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली जैसे हम लोगों ने वो आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया,
तो नॉर्मली हमें पता है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो चार्ज क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, ये सर्कुलर पाथ में चार्ज घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में। इसका रेडियस का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लिखा, बराबर। बट वी हैव टू डिराइव अगेन वन फॉर्मूला फॉर टाइम। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है कि जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा वापस, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 2 पाई n अपॉन 2 पाई n अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ टू कंप्लीट वन सर्कल पाथ, वन सर्कुलर पाथ। ओके, अब ये भी आ राइट, डिराइव करेंगे वन सर्कुलर पाथ। ओके, so can you tell me what is the frequency then? Frequency क्या होता है? 1/10 ना, equal of time। तो ये क्या आएगा 2b upon 2 पाई। तो ये जो भी नंबर होगा इतने टाइम, इतनी फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या हो रहा है कि एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो क्या करेगा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक सेकेंड ना, दिस इज वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। तो एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा? तो लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक बात बताओ, जब टाइम पीरियड हम लोग ले रहे हैं, तो व्हाट वी हैव कंसीडर एज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड, बराबर। मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए चार्ज को जो भी वक्त लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, इज इट सिंपली टी कैपिटल। अब ये यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से शुरू किया, ये प्लेट पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक आ गया, पोलराइज हो गया, ये प्लेट पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक आ गया। मतलब इसके एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, एक बार ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, isn't it? What is happening here in the case of oscillator? In the case of oscillator, तो ऑसिलेटर जो है वो एक टाइम पीरियड में, मतलब इन वन टाइम पीरियड ऑसिलेटर इज पोलराइजिंग वन टाइम, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो रहा है, बराबर। मतलब एक पेयर मतलब वो फॉर्म कर रहा है ऑसिलेशन का, मतलब ऑसिलेटर इन वन टाइम पीरियड क्या हो रहा है, देखो ग्राफ देखते हैं इसका। तो पहले पॉजिटिव होता है वो, और फिर नेगेटिव होता है, बराबर। ये सीरीज पॉजिटिव, ये सीरीज नेगेटिव, समझ में आ रहा है कि मतलब ये पूरा एक्चुअल वेव ट्रेस कर रहा है इन वन पीरियड। ओके, तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, in one complete circle of in one complete circle in the part either should give one positive and one negative side, बराबर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो सर्कुलर पार्ट ट्रेस करवाएगा। द रीजन इज दैट कि वो पोलराइज हो रहा है, इसलिए वो सर्कुलर पार्ट ट्रेस कर रहा है ना। अगर ये मतलब देखो ये यहाँ से यहाँ तक आने तक सपोज यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल भी होता तो चार्ज जाता क्यों उसकी तरफ, सॉरी पॉजिटिव भी होता तो चार्ज जाता क्यों उसकी तरफ, नहीं जाता ना, रिपेल कर देता है, चार्ज वहीं पे रहता या फिर अंदर चला जाता। द थिंग इज दैट इट इज गेटिंग पोलराइज्ड, दैट इज व्हाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये नेगेटिव प्लेट तैयार हो रहा है, इसलिए चार्ज इसी तरफ चला जाता है, तो वो सर्कुलर पाथ कंटिन्यू करेगा जरूर। तो एक पूरे सर्कल में क्या होगा, ऑसिलेटर को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो अभी ये भी टॉपिक, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोलो कि देयरफॉर टाइम टेकन
फॉर ये देखो ये वे ओके वन पॉजिटिव वन नेगेटिव फॉर दिस वे दिस मतलब कौन सा ये वाला ओके so therefore time taken by this way of alternating current okay किसका वे वे alternating current वे है ना पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट करंट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है बराबर ना तो पॉजिटिव नेगेटिव और ऑफ एसी इज इक्वल टू ये टाइम टेकन जो होता है यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव इतना करने में जो टाइम हो रहा है वही टाइम तो एक्चुअली टाइम पीरियड है ना वन सर्कल के लिए इज इक्वल टू टाइम उसको मान लीजिए टाइम पीरियड ऑफ एसी इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ एसी जैसे जैसे हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ चार्ज बोला है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज क्या है टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ वैसे टाइम पीरियड ऑफ एसी क्या है टाइम टेकन बाय एसी to complete one this wave from positive to negative is that okay मतलब इन शॉर्ट जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो ये वन कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा एक साइकिल को कंप्लीट करेगा ठीक है और ये दोनों टाइम पीरियड सेम ही होते हैं वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पीछे लिखा है अच्छा इससे एक बात बताओ अगर इफ वी आर अज्यूमिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ बोथ दिस आर सेम मतलब चार्ज को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए और इसको अल्टरनेटिंग करंट को एक वेव कंप्लीट करने के लिए अगर सेम टाइम लग रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी दोनों का क्या होगा सेम होगा इसका मतलब देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितना आएगा 1/t वो फार्मूला क्या है ना 1/t देखो तो QB अपॉन 2 मतलब इतने टाइम एक सेकेंड में ये जो करंट है वो पोलराइज होगा सॉरी ये जो सोर्स है वो पोलराइज होगा ठीक है मतलब QB अपॉन 2 पाई टाइम्स 1 सेकेंड में इतने टाइम को पोलराइजिंग करेगा ठीक है प्लस माइनस एकदम फास्ट और यही फॉर्मूला होगा कि एक सेकंड में उतना ही सर्कल वो परफॉर्म करेगा कौन चार्ज ठीक है मतलब यहाँ पे दो टाइम पीरियड की बात हो रही है दो टाइम पीरियड पहला टाइम पीरियड जो होगा वो चार्ज का होगा सर्कल पाथ कंप्लीट करने के लिए और वही टाइम पीरियड होगा एसी का एक वेव कंप्लीट करने के लिए फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसीज है एक फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा कि एक सेकंड में चार्ज कितने टाइम सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है यही फॉर्मूला है और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मतलब एक सेकंड में कितने टाइम वो पोलराइज हो रहा है यही फॉर्मूला है आसान हो गया और फाइनली इसके बस दो लिमिटेशन लिख देते हैं हम लोग तीन ये खत्म कर यहाँ पर लिख लिया एक बात होता अगर सोर्स ने अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल दे दिया सपोज दैट सोर्स गिव अ न्यूट्रल पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा वो नहीं करेगा ना चार्ज ही नहीं है चार्ज अगर नहीं होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या बराबर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में अरे जीरो चार्ज अगर होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं करेगा तो जो साइक्लोट्रॉन होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता कैन नॉट accelerate a neutral particle neutral न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता प्रॉब्लम है अच्छा न्यूट्रल पार्टिकल मतलब कौन है लाइक न्यूट्रॉन ना न्यूट्रॉन की तरह अगर न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट करना होगा क्योंकि करना पड़ता है बहुत न्यूक्लियर रिएक्शन तो ये नहीं कर पाता होगा प्रॉब्लम हाँ एक और इसका प्रॉब्लम है कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट small very small
चार्ज पार्टिकल, भाई बहुत ज्यादा छोटे चार्ज पार्टिकल को भी एक्सीलरेट नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा छोटे से चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर। प्रोटॉन को तो वो एक्सीलरेट कर देगा, न्यूट्रॉन को तो कर ही नहीं पाता। प्रोटॉन को कर देगा, बट इलेक्ट्रॉन को भी वो एक्सीलरेट नहीं कर पाता क्योंकि चार्ज मास बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा छोटा है। अब क्यों? ऐसा क्यों? देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c। बाप रे, क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मूला, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जब कोई बॉडी मूव करता है ना, उसका मास चेंज होता है। मैंने बॉडी मूव्स इन वेलोसिटी, इट मास चेंज। अब नॉर्मली हमारा मास क्यों नहीं चेंज होता? वेलोसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ना, बहुत कम है। हम अगर 200 की स्पीड से भी जा रहे हैं, ज्यादा बड़ी नहीं, नेग्लिजिबल है वो, जीरो है एज कम्पेयर टू दिस 3 × 10⁸, बराबर किया। हाँ, बट अगर हम लोग if we are moving almost like with the speed of light, almost मतलब 2 × 10⁸ भी चला गया, फिर भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा ना। समझ में आ रहा है? मास बढ़ेगा अपना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एज वी मूव द मास चेंज। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कहता है कि अच्छा ये नोट क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी विच इज एट रेस्ट, मतलब जो बॉडी जैसे कभी हुई है रेस्ट में, तो उसका ये बॉडी मास होगा। जब मास वेलोसिटी v से अगर बॉडी जा रहा है ना, तो उसका मास चेंज होता है। कैसे? सपोज मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 - 1 समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। मतलब मास क्या हो जाएगा? देखो अगर कोई भी बॉडी स्पीड की लाइट से जा रहा है तो उसका मास, इट्स मास टेंड्स टू इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा मास बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। देखते हैं, अभी एक बात बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो बहुत कम है ना, इसका मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बोलो? होगा कितना? तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, मतलब उसे एक्सीलरेट करना क्या है? आसान है कि डिफिकल्ट है? फिर कैसे होगा? मास कम है ना उसका। अगर कोई हल्की चीज होगी उसको उठाना तो आसान है कि डिफिकल्ट होगा? आसान है ना, उसको एक्सीलरेट इजीली कर किया जा सकता है। तो देखो क्या होगा कि मास अगर कम है ना, तो इसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, वो तो सेम रहेगा। मास कम है तो एक्सीलरेशन क्या बढ़ेगा? एक्सीलरेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो बढ़ेगा अगर मास कम होगा, क्योंकि आसान हो जाता है ना मूव करना पार्टिकल को। जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको मूव करना, इधर जैसे इसका मास बहुत ज्यादा है तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बराबर क्या? बट इसका मास अगर बहुत कम है, जैसे इसका, कम फोर्स में भी इसे मैं फेंक सकता हूँ, इस और नो। तो जैसे इसका मास इलेक्ट्रॉन का कम है ना, तो ये इसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। एक्सीलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीक, इससे क्या होगा? एक्सीलरेशन बढ़ेगा मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा, बराबर का। और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? मास भी बढ़ेगा, इधर भी वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मास भी बढ़ेगा, इधर भी। अब देखो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा? अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, फाइन, मास बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मास बहुत। हाँ, बट स्टिल मास अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? तो ये साइक्लोट्रॉन में क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, मूव करना, फिर बीच में कहीं मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इट विल कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग इन मास, मतलब वो मास अपना कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको एक्सीलरेट करना बहुत आसान हो गया है। मतलब यहाँ पे आप लोग सोचो कि जब 10,000 वोल्ट इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उतने स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये सब दिशा इलेक्ट्रॉन लाया, जिसका मास बहुत कम है, उसको एक्सीलरेट करना बहुत आसान हो गया, इतना जोर से वो एक्सीलरेट कर गया है
कि उसका मास बढ़ गया। अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली उसका मास बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली उसका क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उससे धीरे धीरे एक्चुअली क्या हो रहा है, उसको मूव करना उतना ही डिफिकल्ट होते जा रहा है, बिकॉज मास इंक्रीजेस, मूविंग दैट चार्ज बिकम्स डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है क्या? उससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी कम होगा ना, बराबर। यहाँ